वर्षा, मैं तैयार होकर आता हूँ। जब तक यह बैग लो और इसे साफ कर दो। आज मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है। कहीं मैं यह बैग ले जाना न भूल जाऊं। अरे सूरज ने बैग साफ करने बोला था। चलो इसके अंदर का सारा सामान बाहर रख देती हूँ। सूरज जी तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ कहते हैं। सूरज ऑफिस चला जाता है। शाम को वो गुस्से में ऑफिस से घर आता है और वर्षा को आवाज लगाता है। वर्षा, वर्षा इधर आओ जल्दी। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। मेरा बैग साफ कर दो। तुमने तो कसम से अच्छे से ही मेरा पूरा बैग साफ कर दिया। मेरी सारी फाइलें कहाँ हैं? ए जी, आपने बोला था ना बैग साफ कर दो। ये थोड़ी कहा था कि इसके अंदर की फाइलें नहीं निकालना। भला साफ करने का मतलब तो यही होता है ना। आप तो बेकार नहीं डांटते रहते हो। बहू आई अम्मा जी। मैं जा रही हूँ, मुझे अम्मा जी बुला रही हैं। अरे यार, इसके साथ रह रहकर तो मैं भी बेवकूफ बन जाऊंगा। पता नहीं इसे अकल किस दिन आएगी। जी अम्मा जी, आपने बुलाया? बहू मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक गैस पर दूध रखकर उस पर फूंक मारते रहना। देखना कहीं खोल कर गिर ना जाए। वर्षा की सास जयंती मंदिर चली जाती है और वर्षा की बेवकूफी शुरू हो जाती है। आज अम्मा जी बहुत खुश होंगी। पहले मैं दूध रख देती हूँ, फिर फूंक मारती हूँ। फिर क्या, वर्षा दूध को गैस में रखकर गैस बिना चालू करे ही उस पर फूंक मारती रहती है। वर्षा की सास जयंती मंदिर से वापस आती है और रसोई में जाती है। वर्षा ये क्या कर रही हो? अरे माँ जी, आपने ही तो बोला था कि दूध को गैस में रखकर उसमें फूंक मारते रहना। जैसा आपने कहा वैसा ही तो मैं कर रही हूँ। हे भगवान! वर्षा बहू, मेरा मतलब ये था कि गैस चालू करके दूध रख देना और जब उसमें खौल आए तब फूंक मारते रहना, कहीं दूध खौल कर गिर ना जाए। अरे अम्मा जी, आप मुझे जैसा कहेंगी मैं वैसे ही तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगी ना। एक दिन तो वर्षा ने बेवकूफी की हद ही पार कर दी। वर्षा लैपटॉप को पानी में डुबोकर धो देती है और कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर टांग देती है। तभी सूरज आ जाता है। अरे वर्षा, यह क्या किया यार तुमने? मेरा लैपटॉप! हाँ, इस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही थी। मैंने सोचा इसको अच्छे से धोकर सुखा देती हूँ। मैंने सही किया ना? वर्षा, तुम सचमुच सचमुच तुम बहुत बेवकूफ पत्नी हो। मेरा दिमाग खराब था। पता नहीं किस घड़ी में तुमसे शादी कर ली। वर्षा बहू, तुम में जरा सी भी समझ है? लैपटॉप भी कोई धोने की चीज है? अरे क्या 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 हुआ भाई? क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अगर मेरी इतनी समझदार बहू से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दो भाई। इस तरह से उसे क्यों डांट रहे हो? जाओ बहू, जाओ, तुम रसोई में जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। बाबूजी, पानी घड़े का लाऊं या फ्रिज का? बेटा, घड़े का ले आओ। बाबूजी, छोटे घड़े का पानी लाऊं या बड़े घड़े का? बेटा जी, किसी भी घड़े का ले आओ। अच्छा, तो स्टील के घड़े का पानी लाऊं या मिट्टी के घड़े का? अब देते रहो जवाब। मैं तो चली कमरे में सोने। इस बेवकूफ की बातों में कौन उलझे? अरे अब रहने दो वर्षा बहू। मैं पानी खुद ही पी लेता हूँ। तुम अपना काम करो। अच्छा अच्छा ठीक है बाबूजी। वैसे पता नहीं मुझे सब इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं। सूरज और वर्षा की सास वर्षा की बेवकूफी से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सूरज और वर्षा के ससुर जयप्रकाश को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। अरे जयंती, मुझे और सूरज को जरूरी काम से लखनऊ जाना है। अपना और वर्षा बहू का ध्यान रखना। और तुम भी जरा अपना फालतू दिमाग का कम इस्तेमाल करना वर्षा। अरे कभी तो बहू को डांटे बिना कोई काम कर लिया करो सूरज। सूरज और जयप्रकाश भोपाल चले जाते हैं। दोपहर के वक्त वर्षा
अपनी पड़ोसन रूपा के साथ बात कर रही थी। अब क्या करूं रूपा, तू ही बता, कितना ध्यान रखती हूँ सबका, फिर भी सूरज और माँ जी मुझे बेवकूफ ही समझते हैं। वो तो तू है ही। अरे तुझे पता है वर्षा, मेरे पास एक नुस्खा है जिससे तेरे पति और सास तुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने भी ये नुस्खा अपनाया था, बहुत चमत्कारी नुस्खा है। रूपा वर्षा की बेवकूफी का फायदा उठाकर उसे एक बेवकूफी से भरा नुस्खा बता देती है। ये नुस्खा तेरे बहुत काम आएगा। और तुझे पता है वर्षा, पिछली गली में कल रात एक घर में चोरी हो गई थी। चोर छत के दरवाजे से घर में घुस आए थे। क्या? छत के दरवाजे से? अरे मुझे याद आया, हमारी भी तो छत का दरवाजा खुला रहता है, उसकी कुंडी खराब है। चलो अच्छा है चोरों को ये बात पता नहीं। वर्षा को छत के दरवाजे के बारे में बात करते हुए वही दो चोर सुन लेते हैं और रात में वर्षा के यहाँ ही चोरी का प्लान बना लेते हैं। रात के वक्त अरे चल भाई, जल्दी जल्दी से चोरी कर लेते हैं। छत का दरवाजा भी खुला हुआ है। लगता है दोनों सास और बहू घर में अकेली है, कोई भी आदमी नहीं है घर में, तो चोरी करना और भी आसान हो जाएगा। दोनों चोर चोरी करने ही वाले थे कि तभी वर्षा की सास की आवाज सुन लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। ओ वर्षा बहू, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्ची का धुआं कर दिया। ये मिर्ची क्यों जला रही हो? ओहो भगवान, मार दिया रे। अम्मा जी ये नुस्खा है, ये आप अभी नहीं समझेंगे। पहले इन मिर्चों के धुआं को घर घर के कोने में फैल जाने दीजिए। वर्षा मिर्ची के धुएं को पूरे घर में फैला देती है, जिसकी महक से दोनों चोर खांसने और छींकने लगते हैं। उनका बुरा हाल होने लगता है। अरे कोई बचाओ, बचाओ। इस पूरे घर में मिर्च है, मिर्च है। यह कैसा घर है भाई? अरे भागो, भागो यहाँ से यार। ये तो चोर है, चोर, जल्दी आओ। बहू दरवाजा खोलो, हमारे घर में चोर घुस आए हैं। अरे मेरी अम्मा, हमें जाने दो, हम तो बुरे फंसे जो तेरे घर में आ गए थे चोरी करने। फिर वो दोनों उन चोरों की खूब पिटाई करते हैं और चोरों को पकड़ लेते हैं। वर्षा बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, वाकई में तुम बहुत अच्छी बहू हो। रूपा, तेरा नुस्खा तो काम आ गया। अम्मा जी मेरे से पहली बार इतने अच्छे से बात कर रही है। मिर्ची वाला नुस्खा अपना असर दिखा रहा है और उन्होंने मुझे अच्छी बहू भी कहा, नहीं तो हमेशा बेवकूफ बहू कहती थी। रूपा अपना समूह लेकर रह जाती है, क्योंकि वर्षा की बेवकूफी भरे नुस्खे ने सच में उस दिन कमाल कर दिया था। जयप्रकाश और सूरज जब घर वापस लौटते हैं तो उन्हें भी सारी बात पता चलती है और वो भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे बेशरम, अभी मैं पूजा कर रही हूँ, तेरे पापा ने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं। भगवान को भोग लगे बिना कुछ नहीं मिलेगा। ज्योति पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली औरत है, जिसकी रसोई में बाहर का खाना तो दूर, कभी लहसुन प्याज तक नहीं बना है। ज्योति का इकलौता बेटा दीपक विदेश में पढ़ता है। उसके पिता जगमोहन की राशन की दुकान है, जो कि अच्छी खासी चलती है। जगमोहन बिना खाए पिए ही दुकान जाने लगते हैं। तभी पूजा खत्म करके ज्योति कहती है, दीपक के बापू कहाँ चल दिए? नाश्ता नहीं करना है क्या? अरे सेठानी, पहले ही इतनी देर हो गई है, तेरी भी उम्र हो गई है, तू समझती क्यों नहीं? तू अब 25 साल की नहीं है, इतना काम काज तुझसे नहीं होगा। खाना बनाने के लिए कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती? अरे नाना जी, मेरी रसोई में मुझे किसी बाहर वाली का हाथ लगाना पसंद नहीं है। कितनी बार कहा है, आप चुपचाप से खा के जाओ। जगमोहन खाना और डांट खाकर अपनी दुकान चल देता है। शीतल भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। शाम को जब जगमोहन और शीतल घर लौटते हैं
तो देखते हैं कि ज्योति अपने पाँव के दर्द से परेशान बैठी थी। अरे भगवान, मेरी तो तुम सुनोगी नहीं। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मॉम, आपके पैरों में इतना दर्द हो रहा है तो छोड़ दीजिए, आज हम बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। अरे तुझे तो बस बहाना चाहिए, काम ना करने का। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं तो उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब मेरा बेटा विदेश से पढ़ाई खत्म करके आए, ताकि मैं उसके लिए अच्छी सी बहू लाऊं और वो मुझे रोज खाना बनाकर खिलाए। तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। शीतल दरवाजा खोल देती है। गेट पर दीपक लेकिन किसी लड़की के साथ था। अरे दीपक, तू अचानक बिना कोई खबर के? अरे क्यों क्यों, मैं अचानक नहीं आ सकता क्या? सोचा सोचा आप लोगों को सरप्राइज दूं। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरा ही घर है, मगर ये अधनंगे कपड़ों में कौन गौरी मैम है? अरे माँ, यह आपकी बहू ऐना है। ऐना, ऐना, माँ पिताजी को प्रणाम करो। पैर लगाओ सुसु माँ। है? ये क्या बोल रही है? सुसु माँ? ए बाप रे, ये किसको उठा लाया? चल जल्दी अंदर चल। अगर बाहर किसी ने देख लिया तो इसके अधनंगे कपड़े देखकर तो हमारी नाक ही कट जाएगी। ए शीतल, जा अपनी भाभी को कमरे में ले जा। दीपक अपने कमरे में चले जाते हैं और शीतल बहुत खुश होती है। अरे वाह, भाभी तो मेरी मन लायक है। अब हम ननद भाभी एक साथ मिलकर मजे करेंगे। अगली सुबह ऐना सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर एक अच्छी बहू की तरह साड़ी पहनकर रसोई में चली आती है। अरे भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, कुछ डिफरेंट खिलाओ। रोज का दाल चावल खाकर तो ऊब गई हूँ। शीतल, मुझे तो इंडियन खाने का कुछ आइडिया ही नहीं है। मुझे पहले रसोई भी करनी है। अब मैं सुषमा और ससुर जी को क्या खिलाऊं? एक काम करती हूँ, अपने इटालियन फूड ही बना देती हूँ। अरे हाँ हाँ भाभी, आपसे जो बने वो बना दीजिए। माँ भी पूजा कर रही है जब तक। उसकी माँ पूजा खत्म करके आती है और जगमोहन से कहती है, ए जी, आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, भगवान, आज तुम बैठो। तुम भूल गई क्या? आज अपनी बहू की पहली रसोई है। आज वो हम सबके लिए खाना बना रही है। अरे बाप रे, ये क्या ही बनाएगी, मेरे पूरे किचन को अस्त व्यस्त कर देगी। तभी किचन में से बर्तनों की आवाज आने लगती है। ज्योति आवाज सुनकर रसोई में चली जाती है। अरे बाप रे, मेरी रसोई का नाश कर दिया तुमने, सब चीजें अस्त व्यस्त कर दी। अब मैं भगवान के लिए भोग कैसे निकालूंगी? मॉम जी, आप लोग बाहर जाता, मैं अभी आपके लिए खाना लगाता। ये सब उनकी बात चल ही रही होती है कि तभी गेट पर मोहल्लों की कुछ औरतें आ जाती हैं। अरे ज्योति, कहाँ गई? नई बहू लाई और हमें बताया तक नहीं, कहाँ छुप गई? अरे नहीं नहीं बहनों, आज ही सोच रही थी तुम दोनों को घर बुलाने के लिए कि अपनी बहू की मुंह दिखाई कराऊंगी। अभी बहू पहली रसोई बना रही है। अरे वाह, अब तो हम बहू के हाथ का बना खाकर ही जाएंगे। फिर वो औरतें ज्योति के ना चाहते हुए भी अंदर आ जाती हैं और तभी ऐना सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। हे भगवान, मर गए, पता नहीं इस गोरी मैम ने क्या ही बनाया होगा। आज तो मेरी नाक ही कट जाएगी। अगर इसने अच्छा खाना नहीं बनाया होगा तो क्या होगा पता नहीं। तभी सभी इटालियन नाश्ता करते हैं और सभी को वो बहुत पसंद आता है। अरे वाह ज्योति, तुम्हारी बहू ने तो जो भी बनाया है बहुत स्वादिष्ट और मजेदार है। फिर सभी औरतें बहुत खुश होकर जाती हैं और फिर ज्योति कहती है, अगर आज मेरी देसी बहू भी रहती तो मुझे इतना गर्व महसूस नहीं होता जितना इस विदेशी बहू के कारण हुआ। बहू, मुझे माफ कर दे। हम सास बहू अब मिलजुल कर रहेंगे हमेशा।